Hello students, welcome to my YouTube channel. I Ashish Arora welcome you all in today's class. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि गवर्नमेंट बजट की मीनिंग को समझना, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना, साथ ही साथ उसके कंपोनेंट्स को समझना कि कहाँ-कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और कहाँ-कहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। तो पहले हम देखते हैं कि कंट्री को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे चीज़ों पे पैसा खर्च करना पड़ता है, लाइक आर्मी मेंटेन करने पर, स्कूल चलाने पर, हॉस्पिटल चलाने पर। तो इन सब के लिए पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है, प्लस गवर्नमेंट इस पैसे को किस तरीके से खर्च करती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा होगा बजट 2024 आया। ये बजट दो फेजेस में आया। पहला आया इंटरिम बजट और उसके बाद आया फाइनल बजट, क्योंकि 2024 वाज द ईयर ऑफ इलेक्शन। तो हमें एक चीज तो याद हो गई, जिस साल इलेक्शन होंगे, भले से स्टेट में हो भले से ही सेंटर में हो, क्योंकि स्टेट भी तो अपना बजट बनाते हैं। तो जहां पर भी बजट इलेक्शंस होंगे वहां पर उसी इलेक्शन ईयर में दो बार बजट आएगा, एक तो इंटरिम बजट एंड सेकंड वन इज फाइनल बजट। इंटरिम बजट एंड फाइनल बजट। तो हमारे बजट अनाउंस करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट अनाउंस करती हैं। तो बजट में वो क्या करते हैं? बेसिकली वो बजट में बताते हैं कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा और कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी आने वाले साल, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का तो गवर्नमेंट को ये बताना होता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये बताना होता है। गवर्नमेंट को ही नहीं, प्रेसिडेंट को बताना होता है। एज पर आर्टिकल 112 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेल, दैट मींस प्रेसिडेंट नीड्स टू टेल इन द पार्लियामेंट how much amount they will credit in the consolidated fund of India in the upcoming year, or how much amount would be debited from there from the consolidated fund of India। ये सारी चीज बताने के लिए तो बजट बनाया जाता है, ताकि पता रहे कि गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कितना पैसा टैक्स से अरेंज कर पाएगी, कितना पैसा नॉन टैक्स से अरेंज कर पाएगी। ये सारी चीजें देखने के लिए ही गवर्नमेंट बजट आता है। जब गवर्नमेंट बजट आता है तो बजट स्पीच अगर आपने देखी होगी तो आपको देख के पता चला होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना होता है, बट ये एक ट्रेडिशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट नाम का वर्ड नहीं है, वहां पर वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसे बजट बोल देते हैं। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन बजट। हम बजट बनाते हैं किसके लिए? कहीं जाना हो, घूमना फिरना हो, उस चीज के लिए तो हम बजट बनाते हैं। तो ये बजट तो पूरी कंट्री के लिए है, पूरी कंट्री के लिए। और बजट एक सिंगल यूज प्लान है। अभी बनाएंगे तो इसी साल काम आएगा, अगले साल के लिए अलग से बजट बनाना पड़ेगा। तो बजट में हमें ये देखना होता है कि क्या क्या चीजें गवर्नमेंट के पास अभी हैं। जब भी बजट स्पीच चल रही होती है उस समय फाइनेंस मिनिस्टर पहले ये बताते हैं कि प्रीवियस ईयर में उनके क्या टारगेट थे और क्या उन्होंने अचीव किए, क्या एस्टिमेट्स थे और क्या उन्होंने एक्चुअल अचीव किया। और फिर करंट ईयर का बताते हैं, फिर अपकमिंग ईयर का बताते हैं, जो ही हमारा एक्चुअल बजट होता है। पहले हम देखते हैं बजट की मीनिंग क्या है। A government budget is an annual statement. As I told you, it's a single use plan. हर साल आता है बजट of the estimated receipts and estimated expenditure. Estimated receipts and estimated expenditure of government during a fiscal year. Fiscal, here you know about financial year. So budget is closely associated with fiscal policy. Which policy? Fiscal policy. तो fiscal policy क्या होती है? Income and expenditure policy of the government. Income and expenditure policy of the government. यही तो होती है फिस्कल पॉलिसी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज योर फिस्कल पॉलिसी। हाउ इनकम इज बीइंग गिवन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास इनकम कहां से आती है? रिसीट से। अब रिसीट्स कैसी कैसी हो सकती है? कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे उस बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हम गवर्नमेंट बजट से अचीव करना चाहते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कि रेल बजट एंड जनरल बजट दोनों अलग अलग डेट्स पर आया करते थे। बोथ वर कमिंग ऑन डिफरेंट डेट्स, लेकिन ये ट्रेडिशन बंद हो गया। अब रेल बजट भी यूनियन बजट और जनरल बजट के साथ ही आता है। व्हाई?
बिकॉज ये ट्रेडिशन 1924 से चला था, रेल बजट को अलग से प्रेजेंट किया जाए, लेकिन 21 सितंबर 2016 को रेल बजट एक हिस्ट्री बन गया। अब रेल बजट भी जनरल बजट के साथ ही आता है। 1 फरवरी 2017 को रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया कॉमन बजट के साथ, जनरल बजट के साथ। Who was the last finance minister to railway minister to present rail budget? He was Piyush Goyal. Piyush Goyal. So you must know. एक बार एग्जाम में पूछ लेते हैं who was the last railway minister to present the rail budget. आप सोचेंगे रेल बजट तो हर साल आता है, but you must know from 1 February 2070 rail budget has been merged into the common budget. तो अब देखते हैं कैसे कैसे पैसा आता है। This is how rupee comes and this is how rupees goes. कैसे हम बोरो करके कॉर्पोरेशन टैक्स के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू, कस्टम्स के थ्रू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में सबस्यूम कर लिया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। अब पैसा जा कहाँ रहा है? यू कैन लुक इनटू दैट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाइक नरेगा वगैरह पे पैसा जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने लोन वगैरह जो लिया हुआ है, डिफेंस, सब्सिडीज, finance commission and other transfer. You know about finance commission, it is very necessary to constitute a finance commission for every 5 years. Article 280 of the Indian Constitution provides for the composition of finance commission. ये finance commission होगा, ये क्या करता है? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करता है। They will distribute the tax proceed between the union government and the central government, state government, sorry, union government and the state government. State share of taxes and duties, इसे हम जीएसटी में पढ़ेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जीएसटी, पेंशन एंड अदर एक्सपेंडिचर। दैट्स हाउ हमारा 1 रुपया जो गवर्नमेंट के पास आया वो खर्च कैसे हुआ। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि कितना पैसा कहां से आ रहा है। सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका है? देखिए 27 तो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, प्रोडक्शन पे लगने वाला, और सबसे ज्यादा खर्चा 21, दैट मींस स्टेट शेयर ऑन टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर जा रहा है। दैट्स हाउ अलग अलग चीजों पर पैसा खर्च होता है। 1 रुपया किस तरीके से आया और किस तरीके से जा रहा है, इसमें पूरा का पूरा मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में, आने वाली स्लाइड्स में हम गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। लाइक what is the difference between common budget and a government budget? Government budget is for the government, it's for you, it may be for 1 month, for 1 day, and it is necessary as per article 112 of Indian Constitution, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन वहां पे बजट वर्ड मेंशन नहीं है। वहां पर क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्ड इज मेंशन देयर, वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसे करके मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स तो जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो सोसाइटी, गवर्नमेंट, सोसाइटी, बताओ तीसरी चीज कोई है क्या? नहीं। तो ये रिसोर्सेज कहां से आते हैं? जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा था, तो रिसोर्सेज आते हैं सोसाइटी से। तो सोसाइटी से गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट वापिस से एलोकेट कर रही है किसको? सोसाइटी को। जैसे आपने देखा फ्रॉम वेयर 1 रुपीज इज कमिंग एंड वेयर इट इज गोइंग, तो जनता से ही आ रहा है और जनता का पैसा जनता को ही जा रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दैट इज व्हाट रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। वी नो रिच एंड पुअर, इन दोनों का गैप जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने आगे क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि रिच तो नंबर में कम है, पुअर नंबर में ज्यादा है। दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, वो रिच के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं और पुअर के ऊपर कम टैक्सेस और सब्सिडीज उनको देते हैं, ताकि वो लोग भी एक मेन स्ट्रीम में जुड़ सके। पुअर कैटेगरी से धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास से धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास में जाएं, फिर मिडिल क्लास में देन अपर मिडिल क्लास में जाएं, फिर धीरे धीरे वो लोग भी इतने केपेबल हो जाएं ताकि वो भी दूसरों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर सके। दैट्स हाउ दे वांट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ।
ताकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स ना हो जाए। अगर ये होगा तो फिर एक्सप्लॉइटेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर सिविल वॉर तक बढ़ जाते हैं हम लोग। इसलिए इन चीजों को स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, रिडक्शन इन इनकम एंड वेल्थ। नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एवरी इकोनॉमी नीड्स टू बी स्टेबल। हर इकोनॉमी को स्टेबल होना जरूरी है। अदरवाइज एक चीज बताएं, आप एक बोट में ट्रेवल कर रहे हैं, यू आर ट्रेवलिंग इन अ बोट एंड दैट इज वेरी अनस्टेबल, तो क्या उस पर ट्रेवल करेंगे? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली अगर एक ऐसी इकोनॉमी है जिसपे कभी इन्फ्लेशन कितना जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा डिफ्लेशन आ गया, कभी एकदम से इकोनॉमी में डिमांड नहीं है और कभी एकदम से डिमांड आ गई, कभी टैक्सेस एकदम से बढ़ गए, कभी टैक्सेस एकदम से घट गए, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट इसलिए एनुअल बजट बनाती है ताकि पूरे साल भर वही चीजें चलती रहें, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दैट मीन्स ग्रोथ मीन्स जीडीपी ग्रोथ। व्हाई डू वी नीड ग्रोथ? अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा तो पॉवर्टी कैसे खत्म होगी? पॉवर्टी खत्म नहीं होगी तो गवर्नमेंट के जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम्स, वो कैसे कम होंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मेन थिंग बाय विच वी कैन कॉम्बैट विद द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कॉम्बैट कर सकते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से। बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ से खत्म हो जाती है। लेकिन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, यू नो, ग्रोथ इन द रियल जीडीपी, नॉट इन द नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी आप जानते हैं, जीडीपी एट द बेस ईयर्स प्राइस। कौन से प्राइस पर? बेस ईयर्स प्राइस पर। दैट इज द प्राइम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यही प्राइम इंडिकेटर है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना कैसे? नए नए इंडस्ट्रीज सेटअप करके बहुत बढ़िया तरीके से नए नए like you may say announcing some new industrial area and other thing, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। अलग अलग स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को वो दिया कि सपोज अभी के फाइनेंस बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम हर किसी सेक्टर के लोगों को कंपलसरी एंड फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा? वो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें को सीखेंगे एंड देयर एम्प्लॉयबिलिटी विल राइज, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल एजुकेशन, इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट बात करती है। अगर आपने बजट स्पीच इस बारे में देखी होगी तो यू विल कम टू नो कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने बजट को सेग्रीगेशन करती है। पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट, यू नो कि बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है। अब गवर्नमेंट इनको मैनेज करने के लिए कोई अलग से पॉलिसी तो नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट विल मैनेज देम बाय द बजट। किस सेक्टर को कितना पैसा देना है, किस इंडस्ट्री को कितना पैसा देना है, किस पब्लिक एंटरप्राइज को कितना पैसा देना है। एंड वन मोर थिंग, कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम लोग जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें शेयर्स जनरल पब्लिक को बेच देते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, गवर्नमेंट विल रिसीव मनी। अब ये गवर्नमेंट की क्या है? रिसीट है। अब ये रिसीट कैसे आ रही है? बाय रिड्यूसिंग द असेट, क्योंकि शेयर्स गवर्नमेंट की असेट थी। वो कंपनी में जो कंपनी का गवर्नमेंट का स्टेक था, दैट वाज द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब एकदम से गवर्नमेंट ने उसे बेच दिया, रिडक्शन आ गया असेट में, सो दैट इज अ कैपिटल रिसीट। दिस इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसीट। तो इस तरीके की चीजों को कैपिटल रिसीट कौन सी होती है? अ रिसीट which either creates a liability or reduces a asset, or reduces a asset, reduces an asset। जैसे आप गए घर पर 50,000 रुपए लेकर, मम्मी ने पूछा कहाँ से आए, आपने बोला मेरी सैलरी है, मम्मी शाबाशी देगी। दूसरी बार पूछा कहाँ से आए, बोला कि पापा की वो जो पुराने प्लॉट था ना वो बेच दिया। चांटे पड़ेंगे, बोलेंगे कि तुमने हमारी एसेट कम करके पैसा लेकर आया। तीसरा, आपने बोला कि मेरे दोस्त कालू से मैंने पैसा उधार लिया है, देन वो बोलेंगे वापस कौन चुकाएगा? लायबिलिटी बन रही है ना चुकाने की, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। तो ये मैं बीच में इसलिए लेकर आ गया क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट जैसा एक कॉन्सेप्ट आया था। नाउ कमिंग टू रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज इसे हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, हर जगह ग्रोथ एक जैसी हो, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
हम राजस्थान में ट्रैवल करें, पंजाब में ट्रैवल करें, किसी भी स्टेट में ट्रैवल करें और थ्रू आउट इंडिया ट्रैवल करें, यू विल फाइंड कि कुछ स्टेट तो बहुत ज्यादा डेवलप है और कुछ स्टेट बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। इस वजह से वहां के लोग दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं और माइग्रेशन से जिस स्टेट में वो माइग्रेट कर रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या करती है बजट में, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है या नॉन डेवलप्ड एरियाज, अंडर डेवलप्ड एरियाज में नई नई इंडस्ट्री सेटअप करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करेगी, ताकि वहां पर क्या हो, वहां पर इंडस्ट्रीज लगे, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो माइग्रेट ना करें दूसरी जगह। माइग्रेशन अपने आप में एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि माइग्रेट करके लोग जाते हैं, फिर कई बार सक्सेसनिस्ट मूवमेंट हो जाते हैं, आउटसाइडर के अगेंस्ट मूवमेंट करने लग जाते हैं वो लोग, तो वो वहां के हैं और लो वेज रेट पर बेचारे जो माइग्रेट करके जा रहे हैं वो वहां पे काम करते हैं, मैक्सिमम इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरीके का लेबर लॉज वगैरह को फॉलो नहीं किया जाता। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? क्योंकि इम्बैलेंस रीजनल ग्रोथ है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, उनको कम करने के लिए बजट में आप देखोगे हर एरिया के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ देती है, ताकि वहां पर भी बढ़िया चीज सेटअप हो सके। तो ये हमारे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे, रिसीट के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आती हैं, और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कहाँ कहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी ऐसे ही क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।